हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम कवर करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन की सेकंड वीडियो का, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ का जो टॉपिक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के हिसाब से। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपको पीडीएफ या कोई इंपॉर्टेंट सीट या कोई वर्कशीट आपको दी जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले होगा सॉल्युबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद ही हम पढ़ेंगे इस आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हेनरी लॉ। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम सोल्व कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी को। तो बच्चों, असल में सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सब सॉल्युबिलिटी का मतलब असल में होता क्या है। जब आपके पास, हमने कल सोल्यूट और सोलवेंट की बात की थी, तो सोल्यूट मतलब क्या होता है। सोल्यूट मतलब वो कंपाउंड जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और सोलवेंट उसको कहते हैं हम जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जब हम किसी सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हमें पता है कि एक सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो ऐड कर सकते हैं किसके अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी कह देंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार इसकी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। यानी कि आप कितना मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं किसी सोलवेंट के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी कह देंगे। अब इस चैप्टर में जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहला जो पार्ट है सॉल्युबिलिटी का, वो है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर। यानी कि जब आप किसी सॉलिड सोल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तब एक सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। तब जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे चेंज होती है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, इसकी हम बात करेंगे। तो मेनली जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो उसमें, उस केस में दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब आप एक सॉलिड सोल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है? वो इंक्रीज होती है। क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। ठीक, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपके पास वाटर है, कुछ अमाउंट में आपके पास वाटर है और उस वाटर के अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या कर दें? टेम्परेचर को और ऐड कर दें, यानी कि जो वाटर है उसको आप गर्म करना स्टार्ट कर दें और उसके बाद उसमें शुगर डिजोल्व करें। तो आप देखेंगे कि शुगर के जो डिजोल्व होने का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो शुगर है वो जल्दी डिजोल्व होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है किसी सॉलिड के लिक्विड के अंदर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो बच्चों प्रेशर का यहां पर कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड, आपने पढ़ा होगा सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल कंपाउंड्स होते हैं। ना तो आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते, ना ही आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते। तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये मैं तब की बात कर रहा हूं केवल जब आप एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड कर रहे होंगे, केवल उस टाइम पर प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है, आप इसको ये मत समझ लेना कि प्रेशर हर जगह इफेक्ट नहीं डालता। मैं केवल बात कर रहा हूं सॉलिड की लिक्विड के अंदर, कि जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करेंगे तब प्रेशर कोई प्रभाव उस पर नहीं डालता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद में
सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब यहाँ पर हम इन फैक्टर्स को और डिटेल में समझते हैं कि जब आप एक गैस को लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं, आपके पास जो सोल्यूट है, सोल्यूट एक गैस है और सोलवेंट आपके पास वही सेम लिक्विड है। तो जब आप एक गैस को लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे तब भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं सोल्युबिलिटी। उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी कि जिस गैस को आप ऐड कर रहे हैं लिक्विड के अंदर वो सोल्यूट हो गया। तो वो सोल्यूट कैसा होना चाहिए, वो इजीली लिक्विफिएबल गैस होनी चाहिए, यानी कि आसानी से जो लिक्विड में चेंज हो सकती हो। तब जब आप ऐसी गैस को जो आसानी से लिक्विड में बदल सकती है उसको आप किसी सॉल्वेंट यानी लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे तो वो जल्दी सोल्यूबल होगी, यानी कि ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो उसने कहा भी इसमें कि इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर जनरली मोर सोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट। जो आसानी से लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं उनको लिक्विड में ऐड करना बहुत आसान होता है। दूसरा फैक्टर क्या है जी, नेचर ऑफ सोल्वेंट भी यहाँ पर एक फैक्टर होता है, यानी कि सोल्वेंट की जो नेचर है वो भी इस चीज पर प्रभाव डालती है कि सोल्युबिलिटी किस तरह से चेंज होगी। इसने कहा कि जो गैसेज इजीली आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती हैं लिक्विड के अंदर जाने पर, वो पानी के अंदर आसानी से सोल्यूबल है देन इन अदर सोलवेंट। यानी कि बाकी सोलवेंट के अलावा अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी के अंदर अगर कोई गैस जाने के बाद आसानी से आयंस की फॉर्म में टूट जाती है तो वो इजीली लिक्विफिएबल यानी कि आसानी से घुलने वाली गैस जो है वो सोल्युबिलिटी को बढ़ाती है। जैसे कि मान लो HCl गैस है हमारे पास में और उस HCl गैस को आप H2O के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो HCl क्या करती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और क्या बनाती है, हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करती है और साथ में Cl नेगेटिव बनाती है। तो हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन इसमें फॉर्म हुए, तो इसलिए जो HCl है वो वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो सोलवेंट है, सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो गैस हम डिजोल्व कर रहे हैं वो आसानी से आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए, तो इससे भी क्या होती है, सोल्युबिलिटी बढ़ती है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब हमने सॉलिड को जब लिक्विड में ऐड किया तो हमने देखा भाई कि आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन इस केस में इसका उल्टा है। जब आप किसी गैस को लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं तो यहां पर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी घट जाती है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अब वो ऐसा क्यों होता है भाई, कोई चीज गैस कब बनी होगी, जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया होगा, और आप हम उसको और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो गैस क्या होगी, वो गैस ज्यादा थोड़ी घुलेगी पानी के अंदर, वो कम घुलेगी। तो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज हो जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे ध्यान से। अब इसमें भी दो कंडीशन आ गई, तो हमने सोल्युबिलिटी पढ़ी किसकी, सॉलिड की लिक्विड में और गैस की लिक्विड में। यानी कि अगर सॉल्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव आती है, कैसी आती है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो आती है। सॉल्यूशन एंथैल्पी अगर लेस देन जीरो होती है तो वहां पर रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, और ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी घट जाती है। यानी कि ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं इसमें कि अगर सॉल्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, और यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घट जाती है। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर सॉल्यूशन एंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि सॉल्यूशन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से ज्यादा है वो, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी। और ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो इससे सोल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर पहली कंडीशन आ जाती है। तो ये ली चैटलियर्स का जो प्रिंसिपल है इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से एक छोटा मोटा कोई सवाल बन सकता है, ठीक, ये आप ध्यान रखें इस बात में। इसके बाद नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, हेनरी लो की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी गैस को आप लिक्विड में डिसोल्व करते हैं। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, पहले आपको सिंपल बता देता हूं, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बेटा सोल्युबिलिटी भी उसके साथ साथ ही क्या होगी, इंक्रीज होती है, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी भी उसके साथ साथ इंक्रीज होती है, क्योंकि गैस
पर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो ज़्यादा सोल्यूबल होगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर भी सेम बात कही गई है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अब यहीं से शुरुआत होती है हेनरी लॉ की। अब हेनरी लॉ भी सेम बात कहता है, ठीक है। हेनरी लॉ में क्या कहा गया है कि solubility of a gas is directly proportional to the pressure of the above liquid, या आप ऐसे कह सकते हैं डेफिनेशन को, the solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas at constant temperature। मैं इसको और ऐड कर देता हूं उसमें, क्योंकि जो हेनरी का नियम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। सोल्युबिलिटी को हम जो है मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोल फ्रैक्शन हमने कल पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन को x से लिखा जाता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है। अगर प्रेशर कम होगा तो सोल्युबिलिटी कम होगी, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये होता है किसका मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, प्रेशर और सोल्युबिलिटी, ठीक है। अब जो मैंने फॉर्मूला निकाला उसको रखते हैं। हमने क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है KH, और बेटा KH को क्या बोलते हैं, KH को कहा जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट। एक चीज आप और याद रखेंगे, जो KH है ना वो KH तभी तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी KH टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो KH की वैल्यू भी यहाँ पर बदलती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि KH केवल तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन अगर टेम्परेचर बदलता है तो KH की वैल्यू भी बदलती है। तो यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर किसी गैस की जो KH की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा है, और इस कंडीशन में क्या होगी, सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा तो इसका मतलब टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है, और इसका मतलब ये हुआ कि सोल्युबिलिटी गैस की कम होती है, ठीक। अगर हम ग्राफ बनाते हैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए तो यहाँ पर याद रखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव स्लोप को, यानी KH की वैल्यू को। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, यानी कि हमारे जीवन में जो हेनरी का नियम है, यानी कि जो हमने बात अभी पढ़ी है ना कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, प्रेशर को बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है किसी गैस की, वो हमारे जीवन में कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ अप्लाई होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज है कि जब सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा बोतल को फिल किया जाता है तो उसके अंदर क्या करी जाती है, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। आप सभी जानते होंगे इस बात को, ठीक है। तो ये चीज जो करी जाती है, जब CO2 गैस को फिल करते हैं तो वो लिक्विड होता है, तो उस लिक्विड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैस को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर वो हाई रखते हैं, यानी कि जो इन बोतल को सील किया जाता है वो हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। तो जब हाई प्रेशर लगाएंगे तो CO2 क्या होगी, CO2 एक गैस है, तो CO2 ज़्यादा सोल्यूबल होगी किसके अंदर, सोडा बोतल और कोल्ड ड्रिंक किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर। याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख लेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अगर सोल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है किसकी, CO2 की, तो वो हाई प्रेशर पर सील की जाती हैं, ठीक है, या बंद की जाती हैं। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गई इसकी। अब दूसरी एप्लीकेशन भी सुन लीजिए। ये जो है, जब आपने खास करके देखा होगा जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स मतलब जो गोताखोर होते हैं, पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, बहुत कई घंटों तक जो है पानी के अंदर रहते हैं, तो वो अपने साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। इसको हम ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। इसको लेकर जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी हो, ठीक है, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी हो, तो नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन प्रेशर हाई होने पर
जो नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी है यानी कि जो XN2 है वो ज़्यादा होता है अगर प्रेशर क्या है, हाई है। अगर नाइट्रोजन का प्रेशर हाई है तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा घुलती है। और जब आप पानी की गहराई में जाएंगे बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आपको पता है कि पानी का प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा होगा। तो अगर पानी का प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा है तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगी, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो वापस आने पर पानी का जो प्रेशर हमारे ऊपर से वो घटेगा। अब जब पानी का प्रेशर घटता है तो पानी का प्रेशर घटने पर जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में घुली थी अब वो वापस आना स्टार्ट होती है। लेकिन जब नाइट्रोजन बॉडी से बाहर निकलती है तो वो बबल्स बनाकर निकलती है और हमारी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और इस कंडीशन को बेटा क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स। क्योंकि पूरी बॉडी क्या होती है, एक तरीके से पैरालाइज फॉर्म में आ जाती है और आप हाथ पैर नहीं चला पाते पानी के अंदर। और आपको पता है अगर आप पानी के अंदर हाथ पैर नहीं चलाओगे तो डेफिनेटली आपकी डेथ हो सकती है वहां पर। तो इस कंडीशन को बेटा एक और नाम बोलते हैं, इसको डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो या तो आप इसको बेंड्स कहेंगे या डीकम्प्रेशन सिकनेस कहेंगे। और ये कब होता है, नाइट्रोजन के जब बबल्स बनाने पर होता है। तो इस प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए जो स्क्यूबा डाइवर्स है वो क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें इन 3 गैसेस का मिक्सचर भरते हैं। सबसे पहले 11.7% उसके अंदर हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन होती है। और इन तीनों गैसेस को मिलाकर उसके अंदर भरा जाता है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों हीलियम कैसी गैस है, हीलियम एक नोबल गैस है। तो हीलियम नोबल गैस होने की वजह से हमारे बॉडी में जाएगी तो जरूर, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा हमें, क्योंकि वो एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि जब आप वापस आएंगे तो और जो नाइट्रोजन बबल्स बना रही है ये नाइट्रोजन की चारों तरफ कवर कर लेती है और नाइट्रोजन गैस को बबल्स बनाने से रोकती है, जिसकी वजह से आराम से आप वहां पर बिना किसी दिक्कत के वापस आ सकते हैं। तो हीलियम का क्या काम हुआ, हीलियम जो है नाइट्रोजन को बबल्स की फॉर्मेशन करने से रोकती है, जिसकी वजह से आप बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस की कंडीशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जो है एप्लीकेशन है जो कि हेनरी लॉ पर बेस है। तीसरी एप्लीकेशन सुन लीजिए। तीसरी एप्लीकेशन खास करके तब है जब आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, यानी कि जब आप मान लीजिए किसी माउंट एवरेस्ट या किसी भी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, तो जब उसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड। तो जब आप बहुत हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे, जितनी हाइट पर आप जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। और अगर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी हवा में कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारा दम घुटने जैसे में फीलिंग आने स्टार्ट होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पर कम है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी सांस जो है रुक रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं अनोक्सिया। क्या बोलते हैं, अनोक्सिया, यानी कि आपको दम घुटने जैसा महसूस होगा। और इस कंडीशन में जब एनोक्सिया कंडीशन होती है आपकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो कम होगा। इस वजह से आप बहुत वीक फील करेंगे और आप अनेबल टू थिंक, यानी कि आप ढंग से सोच भी नहीं पाएंगे। यानी कि जब आपके माइंड के अंदर ब्लड का फ्लो ही नहीं होगा तो ब्लड के फ्लो और बिना ऑक्सीजन के फ्लो के हम सोचना भी जो हमारी बॉडी कम कर देती है। इस वजह से आप रास्ता भटक सकते हैं या आपको जो है दम घुटने जैसा फील होगा, या हम क्या करेंगे वहाँ पर हमारे डेथ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम बेहोश हो जाएंगे कुछ समय के लिए। तो इसको एनोक्सिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो इसलिए जब हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो इस कंडीशन की वजह से हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये एप्लीकेशंस थी कितनी, 3 एप्लीकेशंस थी हेनरी लॉ की, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी है। अब हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है, यानी कि हेनरी लॉ कुछ कंडीशंस पर काम नहीं करता। अभी हमने पढ़ा था कि हेनरी लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, या हम कह सकते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो प्रेशर के बहुत हाई होने पर और टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा लो होने पर, इन दोनों ही कंडीशन में हेनरी लॉ वर्क नहीं करता है। ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, इसके अलावा
द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। जो गैस बॉडी में घुल रही है या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है हम डिजोल्व कर रहे हैं, किसी भी केमिकल एक्शन के अंदर, वो किसी भी केमिकल चेंज के दौरान नहीं गुजरनी चाहिए, यानी कि उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब नाइट्रोजन थी वो तो नाइट्रोजन किसी और कंपाउंड में चेंज हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में रहनी चाहिए, किसी केमिकल चेंज से वो नहीं गुजरनी चाहिए, तब हेनरी लॉ जो है काम कर सकता है। अदरवाइज अगर वो चेंज होती है, किसी केमिकल एक्शन में पार्टिसिपेट कर लेती है, तो वहां पर भी हेनरी लॉ वर्क नहीं करता है। दूसरी बात, जो गैस आपने जो है डिसोल्व कर रखी है उसके अंदर, वो उसका एसोसिएशन और उसका डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जुड़कर कोई दूसरा कंपाउंड बनाए और ना ही टूटकर वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो। ये दोनों कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होती है तब भी हेनरी लॉ वहां पर वर्क नहीं करता है, यानी कि गैस आयंस की फॉर्म में नहीं टूटनी चाहिए और गैस के पार्टिकल मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल या दूसरा कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। इसको बोलते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इन तीनों कंडीशन में हेनरी लॉ वर्क नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ के बेस पर। सबसे पहले कहा गया है इसमें, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर ऑफ 290 केल्विन टेम्परेचर एंड अ प्रेशर ऑफ 1 बार। अब हमें जो इंपॉर्टेंट है हम उसको लिख लेंगे अलग से। प्रेशर की जो वैल्यू दी गई है बच्चों में, वो दी गई है 1 बार, और जो कंसंट्रेशन या कह सकते हैं आप सोल्युबिलिटी दी गई है आपको, उसकी क्या वैल्यू है, कंसंट्रेशन जो 1 है वो है 0.05 मोल पर लीटर। और इसने कहा कि आपको क्या करनी है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस निकालनी है। क्या निकालनी है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि आपको सेकंड कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अगर प्रेशर कितना हो, 2.5 बार हो, कितना हो, 2.5 बार अगर प्रेशर हो। तो अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि भाई जो हेनरी का नियम है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पर। अब मैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को C1 से डिनोट कर रहा हूँ, आप C1 मान सकते हैं, उसको X मान सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं इसको मानता हूँ कि P1 प्रोपोर्शनल टू C1 है और P2 प्रोपोर्शनल टू C2 है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जब मैं इसको ओपन करूंगा फॉर्मूले को, तो ये आ जाएगा P1 = KH इंटू C1 और P2 = KH इंटू C2। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, एक रेशो बन जाएगा P1 अपॉन, या दोनों को मैं इक्वल पुट कर सकता हूं, और ये आ जाएगा मेरे पास में P1 अपॉन P2 = C1 अपॉन C2। जब इसको आप सोल्व करके लाएंगे, P1 की वैल्यू कितनी है, 1 बार है, और P2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 बार है, C1 कितना है, 0.05 है, और C2 हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास सेकंड कंसंट्रेशन आ जाएगी, जिसका आंसर आएगा मोल पर लीटर में। तो इसको आपको खुद से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखनी है। मेथड मैंने आपको समझा दिया कि आपको एक सवाल कैसे सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूं वर्कशीट की फॉर्म में। जब आप पूरी वीडियो को देख लें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप जरूर उस वर्कशीट को सोल्व करें। और वर्कशीट को सोल्व करने पर आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, तब भी आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसका आंसर करने की आपको जरूर ट्राई करूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक बोतल है सोडा वाटर की, ठीक है, और इसको सील किया गया है बहुत हाई प्रेशर पर, जो कितना है 2 atm का प्रेशर है। तो यानी कि इसने कहा है कि ये प्रेशर कितना है, 2 atm का प्रेशर है, और वो गैस कौन सी है, CO2 गैस है। इस कंडीशन में ये कह रहा है कि इफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन, की जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 3.6 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी कि सोल्युबिलिटी आपको फाइंड करवा रहा है वो। फॉर्मूला फिर से वही सेम है, P = KH × X। अब प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2 atm, KH आपको फाइंड करना है,
और इसकी वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, आप इसको इजीली जो है मेरे हिसाब से सोल्व कर सकते हैं 2/3.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, आराम से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप KH की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो कि इसका आंसर आपको निकाल लेना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर है 298 केल्विन। कितना टेम्परेचर है 298 केल्विन। और इस कंडीशन पर जो हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू है, जो KH की वैल्यू आपको दी गई है, वो कितनी है 46.82 के बार। ठीक है, इसके बाद मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करने हैं, यानी आपको सोल्यूबिलिटी फाइंड करनी है। अगर गैस का पार्शियल प्रेशर 0.2 atm होता है, कितना होता है 0.2 atm, अगर ये प्रेशर है तब आपको फाइंड करनी है सोल्यूबिलिटी। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रेशर है वो तो दिया गया है ATM के अंदर, और जो KH की वैल्यू वो आपको दी गई है बार के अंदर। तो सबसे पहले आप इस बार की वैल्यू को चेंज करेंगे किसमें, ATM में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू की आप 10⁻³ से, तो ये आ जाएगा 46.82 10⁻³ ATM। ठीक है, और अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P = KH × X। प्रेशर कितना है 0.2 atm है, KH की वैल्यू कितनी है 46.82 × 10⁻³ और X आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो ये भी आपको जो है बेटा सोल्व करना है खुद से 46.82 × 10⁻³। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे सोल्यूबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। द पार्शियल प्रेशर ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.5683 की पावर, जो मतलब आपको सिंपल सी बात बता दूं मैं कि ये आपको दिया गया है अमाउंट। क्या दिया गया आपको, ये द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन, ये आपको पहला अमाउंट दिया गया ग्राम के अंदर, या मैं इसको WB मान लेता हूँ। चलो, ये दिया गया 6.56 × 10⁻³ ग्राम, और जो प्रेशर है, प्रेशर कितना है 1 बार प्रेशर है। इसने कहा कि इस सॉल्यूशन को अगर हम मान लो एक और अमाउंट दिया है इसने, इसको हम WA मान लेते हैं। ये कितना है 5 × 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन आपको दी गई है। तो उसने कहा कि जो नया प्रेशर होगा यानी कि जो PA होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को सोल्व करें और यहाँ से KH को फाइंड करें। फॉर्मूला फिर से वही सेम है, P = KH × X या WB। ठीक है, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, जो भी वैल्यू वो गिवन करेगा उसको आप वही मान सकते हैं। प्रेशर मेरे पास में है 1 बार, KH की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड करनी है, और WB कितना है, WB है 6.56 × 10⁻³ ग्राम। तो यानी KH हमारे पास कितना आ गया, KH बिल्कुल यही सेम आ जाएगा 1/, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं खुद से 1/6.56 × 10⁻³ डिवाइड करके KH आ जाएगा। जैसे ही आप KH इसमें से निकाल लेंगे, फिर आप इस कंडीशन में इसको पुट करेंगे और लिख लेंगे यहाँ पर PA = WA × KH। PA आपको कैलकुलेट करना है, WA आपके पास कितना है 5 × 10⁻² और मल्टीप्लाई जितना भी KH की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा, प्रेशर आ जाएगा किसमें, बार में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने वर्कशीट की फॉर्म में आप लोगों को दिए हैं। 5 क्वेश्चन है, मोस्टली इसमें थ्योरेटिकल है, और लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 थ्योरी के हैं, जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है उन्हीं थ्योरी से इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, ढूंढना है, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको लास्ट के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनसे आपको इसका हिंट मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके खुद से देखने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है, आप इनको जरूर से सोल्व करें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो
आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, या कुछ इंप्रूव करने की अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको लिख सकते हैं कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगी है इस वीडियो के अंदर। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और उनको फ़ायदा मिल सके। तो मिल लेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।